नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल सुधीर फिजिक्स क्लासेस, जिस पर मैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन 1 में आवेश के बारे में, लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग आवेश के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ पर पहुंच जाएंगे, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, इसमें आवेश के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। तो बताइए कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को या तो डालना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। क्या यह संभव है कि किसी वस्तु से प्रोटॉन को निकाला जा सके या प्रोटॉन को डाला जा सके? नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट हमें अगर प्रोटॉन को निकालना होगा, इसका मतलब है कि नाभिक को तोड़ना होगा, और नाभिक को तोड़ने का मतलब होता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि जिसे संभाल पाना हमें मुश्किल होता है, लैब में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि आवेशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो आवेशन के लिए उत्तरदायी, आवेशन के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन, ना कि प्रोटॉन। ठीक, आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें हम इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करें या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालें। ठीक, इससे एक बात और आप लोग समझ लो कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। लिख देता हूं, आपको समझाते हैं। ठीक, लिखकर, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है। ठीक, तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बट बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश हम आप लोग पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। किसी वस्तु का गुण है तो वो वस्तु पर होगा, हवा में थोड़ी ना आवेश होगा। ठीक, तो जैसे आप लोग एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, द्रव्यमान डज नॉट इक्वल टू 0, बट इसका आवेश कुछ नहीं होता है। ठीक, कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल हो जिसमें द्रव्यमान ना हो और आवेश हो, अगर हो तो हमें बताइएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का स्थानांतरण। तो आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है? आवेश का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। आवेश का स्थानांतरण आप लोग 3 प्रकार से कर सकते हो। तो आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? घर्षण द्वारा। दूसरा होता है चालन द्वारा। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। तीनों कंबाइन करके एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा।
तो घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो सिंपल सी बात है, घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है? आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कंघी वगैरह को जब आप लोग बाल पे अपने रगड़ते हो और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। या कंबल वगैरह में आप सर्दी में देखे होंगे कि चिंगी टाइप निकलती है जब आप उसको ओढ़ते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल घर्षण द्वारा आवेशन के हैं। घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है सब उसी के एग्जाम्पल है। ठीक, तो सिंपल सी भाषा में हम पढ़ते हैं कि घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण क्या होता है। इसमें हम दो वस्तुएं लेते हैं, एक वस्तु ए है मान लीजिए और दूसरी वस्तु ए है, और दोनों वस्तु पर आवेश नहीं होता है। Q1 बराबर भी 0 और Q2 बराबर भी 0। तो दो ब्लॉक लेते हैं, दोनों ब्लॉकों पर या दोनों वस्तुओं पर आवेश नहीं होता है। अब हम करते क्या है, दोनों वस्तुओं को एकदम पास लाकर, एकदम सटा कर, ऐसे पास लाके एकदम सटा के ऐसे इसको क्या करते हैं, इसको हम दोनों वस्तु को एकदम पास लाकर सटाकर इसको ऐसे ऐसे इसको रगड़ते हैं। जब इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, अपने हाथ को जब ऐसे ऐसे रब करते होते हैं, यहाँ क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाथ गर्म हो जाता है। ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो अगर इस सतह को आप ऐसे ऐसे रगड़ोगे, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसके जो पास वाले सतह के पास वाले परमाणु होंगे उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या मान रहे हैं कि ये धातु नहीं है, धातु है, तब भी आप इसको जब रगड़ते हो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, सतह के पास वाले जो परमाणु होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा। अगर उन्हें ऊष्मा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो बाहर निकल जाएंगे, चाहे जहां लेके जाओ। ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो इसकी सतह के जो पास वाले परमाणु हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं ऊष्मा पाकर, तो वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। मान रहे हैं कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, ऐसे। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आता है तो नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो गया, माइनस चार्ज इसके ऊपर हो गया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ए पॉजिटिव हो गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज होगा और दूसरी वस्तु के ऊपर माइनस चार्ज होगा, बट दोनों का परिमाण बराबर होगा। परिमाण बराबर होगा, उनका नेचर अलग अलग होगा। ठीक, और दूसरी चीज यह ध्यान देने योग्य है कि घर्षण द्वारा आवेशन के लिए दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की होनी चाहिए। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें या अंबर की लकड़ी को सिल्क पर रगड़ दें, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होनी चाहिए, तभी घर्षण द्वारा आवेशन संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इस चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण। तो इसमें हम करते क्या है, दो वस्तुएं ऐसे लेते हैं या दो ब्लॉक लेते हैं, इस पर एक पर पहले से आवेश होता है, एक वस्तु पर पहले से आवेश होता है, कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस माइनस। चलो हम माइनस लेते हैं, मान रहे हैं कि इस पर माइनस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, माइनस Q1 आवेश है, और दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं होता, Q2 आपका शून्य है। उसके बाद हम करते क्या है, बाजार जाते हैं और तार खरीद कर लाते हैं और दोनों वस्तुओं को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे दोनों वस्तुओं को कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु हमारी ये है। अब हम दोनों को जब कनेक्ट करेंगे एक तार से ऐसे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाना स्टार्ट कर देंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर, क्योंकि नेगेटिव इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाना स्टार्ट कर देंगे, ऋणावेशित हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा, और ये नेगेटिव पहले से ही है, माइनस मान रहे हैं कि Q1 डैश है, और इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2 डैश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आवेश की मात्रा सर नहीं बता रहे कि बराबर होगी, तो आवेश की मात्रा बराबर नहीं होगी, होगी, बट उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों वस्तुओं का आकार, प्रकार, साइज अगर एक समान है तो आवेश की मात्रा बराबर होगी। अगर एक छोटा और एक बड़ा है तो आवेश की मात्रा बराबर नहीं होगी। यह डिपेंड करता है कि यह किस पर निर्भर करता है कि विभव का प्रवाह
कब तक होता है? जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। तो आवेश कब तक प्रवाहित होगा? जब तक विभव समान नहीं हो जाता। जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा, और जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। अब यहाँ आपके सामने एक नई बात आ गई, विभव, जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ विभव आया तो थोड़ा सा समझ लो विभव क्या क्या है। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, अगर इस बीकर में हम, यहाँ एक छोटा बीकर लगा हुआ है, यहाँ एक टैप लगा हुआ और यहाँ हम पानी भर दिए हैं ऐसे। अब यहाँ हम जब जल को भर दिए पानी को, अगर इस टैप को हम ऐसे निकाल दें तो पानी का प्रवाह इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और पानी का प्रवाह कब तक होगा बताओ? कहोगे हम 11th में पढ़ के आए हैं कि पानी का प्रवाह तब तक होगा जब तक पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। मात्रा से नहीं मतलब है, लेवल से मतलब है। जब पानी का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से विभव है, जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। जैसे विभव की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो वस्तुओं को जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है, यही हमें विभव बताता है। जैसे ताप, जब दो गर्म वस्तुओं को आपस में आप जोड़ते हो या कनेक्ट करते हो तो उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है। ठीक उसी प्रकार विभव भी है, विभव में यह बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंटरेस्टेड चीज है कि प्रेरण द्वारा आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इंटरेस्टेड है। तो प्रेरण द्वारा आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसमें भी हम दो वस्तुएं लेते हैं, दो ब्लॉक लेते हैं। एक ब्लॉक हमारा ए है, मान लीजिए एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक ए है। इस पर भी एक के ऊपर पहले आवेश होता है, दूसरे पर नहीं होता। इसमें नेगेटिव लिए, चलो इसमें पॉजिटिव ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव ले रहा हूं आप पॉजिटिव लो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मान रहे हैं कि प्लस Q1 चार्ज है, और दूसरे पर चार्ज नहीं होता, Q2 बराबर 0। तो दूसरी वस्तु पर चार्ज इसमें नहीं होता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन हम कैसे करते हैं, पहले इसको दूर दूर ऐसे रखे रहते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों वस्तुओं को पास लाते हैं, सटा कर रख देते हैं ऐसे। ए वस्तु हो गई हमारी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ए हमारी दूसरी वस्तु है, ऐसे इसमें सटा के इसे रख दे रहे हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होता है जब इसको हम सटा के रख देते हैं तो इसमें ए पॉजिटिव है, तो इसमें जो परमाणु होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि धनावेशित है तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ के परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इधर आके ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, सब इधर आके ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो इस साइड का जो परमाणु है वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया, धनावेशित। ध्यान देना कि अब इस पे आवेश की मात्रा 0 है, Q2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि जितना ऋण आवेश है उतने धन आवेश है और एक दूसरे से उदासीन है। अब इसका क्या हो गया, अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पढ़े होगे कि ध्रुवण देखो दो अलग अलग, दोनों विपरीत नेचर के हो गए। इसका क्या हो गया, ध्रुवण। ध्रुवण मतलब क्या होता है, जिसके दो ध्रुव हों विपरीत नेचर के। बस गुटबाजी हो गई कि तुम उधर रहो मैं इधर रहूंगा, और कोई बात नहीं है। आवेश अब इस पर 0 है। अब हम करते क्या है कि एक तार लाते हैं और इसको हम ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक,
क्यों कोई चार्ज नहीं? क्योंकि जितना इस पर ऋण आवेश है उतना इस पर धन आवेश है, उतना इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, इसलिए इस पर कोई चार्ज अभी नहीं, अभी आवेशित नहीं हुआ है। अब हम करते क्या है, एक तार लाते हैं और इसको पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं। एक तार लाकर इसको पृथ्वी से ऐसे जोड़ दिए। अब जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए धरती माता, तो धरती माता हमारी बहुत दयालु होती हैं। वो कहती है कि जिसको हमसे जोड़ा गया क्या उसको कोई तकलीफ है? और तकलीफ तो होगी। अगर किसी भी परमाणु को आप इलेक्ट्रॉन निकालते हुए, इलेक्ट्रॉन डालते हुए, इधर उधर दाएं बाएं करते हुए इलेक्ट्रॉन, तो उसको दिक्कत होती ही है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए, अर्थ से जोड़ दिए, तो पृथ्वी माता क्या करती है, देखती है कि इसके पास धन आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो धरती माता यहां से इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देती है। धरती माता अर्थ की धारिता, पृथ्वी की धारिता इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनको दे दो, रख लेंगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है तो उनसे आप ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन देती भी है और लेती है धरती माता। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग गाँवों में देखे होंगे कि अगर लाइट स्लो हो जाती है तो एक लोहे का डंडा गाड़ के उसमें से तार बांध के और घर में जोड़ देते हैं, लाइट तेज हो जाती है। फिलहाल इसका जो क्या अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, विद्युत धारा चैप्टर में आपको विद्युत ढंग से समझाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानो कि जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी माता, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो धरती माता इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करा देती है। जब इलेक्ट्रॉन धरती माता फ्लो करा देती हैं तो यहां हो क्या जाता है, अब क्या हुआ, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और ए आपका यहां से जब इलेक्ट्रॉन धरती माता फ्लो करा दिए तो ये जब परमाणु पॉजिटिव था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन पाया तो ये उदासीन हो गया, इधर नेगेटिव सिर्फ चार्ज रह गया, उधर जो प्लस चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, निरावेशित हो गया, निरावेशित हो गया। तो आप लोग सोच रहे हैं, अभी हम बोले थे कि धरती माता इतनी दयालु होती हैं कि आपके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनको दे दो, रख लेती हैं, अगर आपके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो उनसे ले लो, ठीक। तो धरती माता इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही, जबकि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए धरती माता को, ठीक। बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहां पर देखो जो ब्लॉक जो वस्तु हम रखे हैं वो धनावेशित है, और ये धनावेशित होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखा है, अपनी तरफ जाना तो चाहते हैं धरती माता के पास, बट जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर जो आकर्षण बल लग रहा है इसके कारण ये रुके हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कैंची लाते हैं और मौका देखकर इस तार को ऐसे काट देते हैं। जब इस तार को काट देंगे हम, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब हम मौका देखकर इसको हटा देते हैं। जब इसको हम हटा देंगे तो हटाने के बाद होता क्या, यहां नहीं दिख रहा आप लोगों को, ऊपर थोड़ा सा हम समझा देते हैं, एक स्टेप ध्यान देना। तो एक स्टेप ऊपर समझाते हैं। अब हम इसको जब हटा देते हैं, यहां से जब इसको हम हटा देंगे, इस तार को काट देंगे, तो जो हमारी ए वस्तु है, ए इलेक्ट्रॉन पूरी वस्तु पर ऐसे फैल जाएंगे, और पूरी वस्तु पर जब फैल जाते हैं इलेक्ट्रॉन पूरी वस्तु पर फैल जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हम यहां लिख देते हैं, इस पर चार्ज माइनस Q2 डैश हो जाएगा, या माइनस Q2 डैश चार्ज हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, ये भी ध्यान दो, इसका मान होता है माइनस Q1 1 K, इतना इस पर चार्ज होगा। इस संधारित्र कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे, अभी इतना मान इस पर होता है इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर, तो ध्यान देना आप लोग। तो
आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तीनों एक साथ हम फिर से पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो देखो घर्षण द्वारा में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, दोनों पर आवेश नहीं होता है। फिर जब आवेशित होती हैं दोनों वस्तुएं तो एक पर माइनस चार्ज या एक पर प्लस चार्ज, और दोनों का परिमाण बराबर होता है। और चालन द्वारा जो आवेशन होता है तो एक वस्तु पर आवेश पहले से होता है, दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं होता है। और जब आवेशित होती है तो दोनों पर आवेश का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो समान होती है। बट आवेश की मात्रा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये किस बात पर निर्भर करता है कि जब तक विभव समान ना हो जाए। और प्रेरण द्वारा आवेश में हम भी पढ़ाएंगे आपको, इसमें भी क्या करते हैं, एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी वस्तु आवेशित नहीं होती है। और आवेशित होने की दूसरी वस्तु जो आवेशित होती है तो उस पर आवेश किस प्रकार से होता है, ठीक विपरीत। अगर पहली वस्तु पर प्लस आवेश होता है तो दूसरी वस्तु पर माइनस आवेश होता है। और दोनों का परिमाण, दूसरी वस्तु पर कितना आवेश होता है आपके सामने लिख दिए हैं, तो बराबर होने की कोई बात ही नहीं है। तो दूसरी वस्तु पर जो आवेश होगा माइनस Q2 डैश होगा, माइनस Q1 1 माइनस 1 अपान के परावैद्युतांक है, जिस जो अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि परावैद्युतांक होता क्या है। ठीक, तो आवेश का स्थानांतरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण, तो किसी वस्तु को आवेश हम अपने मन चाहे ढंग से नहीं दे सकते। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्वांटा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पैकेट। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है, लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु को आवेश हम मन चाहे ढंग से नहीं दे सकते, या किसी वस्तु पर आवेश मन चाहे ढंग से नहीं होता है। किसी वस्तु को आवेश हम मन चाहे ढंग से नहीं दे सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल, आप कह रहे हो क्या बोल दिए सर जी, एग्जांपल आप ले लो कि अगर हम मान लीजिए पार्ले बिस्कुट खरीदने गए तो 2 का आता है और 5 का, हम 5 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 5 का पार्ले बिस्कुट आता है, या कुरकुरे ले लो 5 का आता। अगर हम दुकानदार के पास जाएं और कहें कि 2 रुपए का कुरकुरे दो, वो खुला वाला नहीं जो 2 रुपए 5 रुपए में 100 ग्राम 50 ग्राम बिकता है, तो वो जो पैकेट वाला आता है, तो 5 रुपए का कुरकुरे आता है। अगर हम दुकानदार के पास जाएं तो हम एक कुरकुरे लेंगे, 5 का या 10 का या 15 का या 20 का। कभी ऐसा आप लोग देखे हो कि 7.5 रुपए का कुरकुरे दे दो, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आवेश भी होता है, आवेश का क्वांटीकरण भी होता है। अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन या तो डालें या तो निकालें, और इलेक्ट्रॉन डालते या निकालते कैसे हैं, एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में। या तो किसी वस्तु पर, मान लीजिए वस्तु है, ए वस्तु है, इसे आवेशित करना है, मान लीजिए कि ऋण आवेशित करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन देंगे या -2 इलेक्ट्रॉन देंगे या -3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता। कभी आप लोग ऐसे सुने हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दिया गया, ऐसा नहीं होता, ध्यान देना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और निश्चित मान क्या होता है, E। एक निश्चित मान आपका E होता है, जिसको आप अगले ही लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि E क्या होता है, मूल आवेश, मूल आवेश, या इसी को हम बोलते हैं इकाई आवेश, इकाई आवेश, इकाई आवेश। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देना। तो किसी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, मान रहे हैं कि उसे हमें धन आवेश देना है
अगर धन आवेश देना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो अगर किसी वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1e चार्ज इस पे होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं +2e चार्ज होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +3e चार्ज होता है। n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +ne चार्ज होता है। ne चार्ज होता है, पैटर्न आपको समझा रहे हैं। अगर मान रहे हैं कि किसी वस्तु को हमें ऋणावेशित करना है, क्या करना है, ऋणावेशित करना है, तो उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो +1e चार्ज उस पर होगा, -1e चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -2e चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -3e चार्ज होगा। तो n इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -ne चार्ज होगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है तो उस पर आवेश कितना होगा, आवेश Q बराबर होगा +-ne, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित मान क्या है, E। किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित मान E को मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर प्लस में होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी वस्तु पर आवेश हम अपने मनचाहे ढंग से नहीं दे सकते हैं। किसी वस्तु पर जो आवेश आता है एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है, और पूर्ण गुणज इस निश्चित मान E को ही हम मूल आवेश बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक बच रहा है इसमें, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण कैसे होता है, आवेश का संरक्षण इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम संरक्षण का नाम ले तो समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आपको। छोटा मोटा एग्जांपल तो सब बता देते हैं, बहुत तगड़ा एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। ध्यान देना कि आवेश का संरक्षण कैसे होता है। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, तो आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे, जो पढ़े होंगे कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही परिवर्तित किया जा सकता है, इसे एक ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश को भी ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। अब कह दो कि सर जी गलत बता रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। पहले वो लिमिटेड ज्ञान आप लोगों का था कि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है। न्यूटन, जब तक न्यूटन थे तब तक का ज्ञान था, बट आइंस्टीन आए, उन्होंने एक आपको सूत्र दिया E = mc²। इस सूत्र से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम द्रव्यमान को नष्ट करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा। जब से आइंस्टीन इस सूत्र को दिया बताए तब पूरे फिजिक्स में खलबली सी मच गई थी, ऐसा कैसे हो गया, बट उन्होंने इस सूत्र से प्रूफ किया कि ऐसा होता है। तो ध्यान देना, यही चीज आपको बताने चल रहा हूं। बाद में क्या हुआ, आइंस्टीन बहुत पछताए भी थे, क्योंकि इसी सूत्र से जब ये बताया गया कि द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, तब से परमाणु
परमाणु बम जो है इसी पे बना था। तो उन्होंने बाद में पछताया ना इसको हम बनाते ना इतना लफड़ा होता, उनकी कहानी है, कभी सुनाएंगे भी, तुम्हें वीडियो बनाना है, ध्यान देना। तो आवेश का संरक्षण सिंपल तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान रहे हैं कोई भी उपकरण हमारा है, कोई भी वस्तु है, इस पर -4q आवेश है और इस पर +2q आवेश है। इसको हम कनेक्ट कराए, कनेक्ट कराने के बाद हुआ क्या, इस वस्तु पर -q आवेश आ गया, इस वस्तु पर -q आवेश। तो इसको अगर हम जोड़ें तो 4 में से 2 गए, -2q आवेश था। अब भी इस पर कितना आवेश था, -2q आवेश था, -2q आवेश था। क्या हो सर जी, क्या एग्जांपल ले लिए छोटा सा। चलो आप लोगों को बढ़िया एग्जांपल समझाते हैं, आवेश का संरक्षण कैसे होता है। तो एक होता है मॉडर्न फिजिक्स में, आप पार्ट 2 में पढ़ाएंगे पार्ट 2 में, सेकंड पेपर में। क्लासिकल फिजिक्स में नहीं, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में आप लोग पढ़ाएंगे। एक होता है युग्म विनाश, युग्म विनाश, युग्म विनाश, ठीक। एक होता है युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसलिए आज हम इसको बता दे रहे हैं, जबकि ये सेकंड पेपर का है। तो युग्म विनाश और युग्म उत्पादन। तो युग्म विनाश में होता क्या है, देखो ये आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर -q आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश, और एक और कण होता है पॉजिट्रॉन। अब सोचोगे कि नया कण सर जी कहां से ला दिए, पॉजिट्रॉन होता है। अभी आप लोग सोचे होगा कि 3 ही मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट ऐसा नहीं, पॉजिट्रॉन भी मौलिक कण होता है। पॉजिट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई मान चलिए, ये नेगेटिव है पॉजिटिव मान रहे हैं कि ये बहन है तो ये भाई है, उसका जुड़वा भाई, सेम हुरू एक जैसे। अब जितना द्रव्यमान इसके ऊपर होता है उतना द्रव्यमान इसके ऊपर होता है, जितना आवेश इसके ऊपर उतने आवेश, बट इनका नेचर अलग अलग होता है, बस यही अंतर है। दोनों हूबहू एक जैसे हैं, मान चलिए एकदम एक जैसे दिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में आके टकराते हैं, आपस में आके ऐसे टकराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में आके टकराते हैं तो अपना अस्तित्व नष्ट कर देते हैं, अपना अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है, गामा फोटॉन, यहां से हमें मिलेगा गामा फोटॉन। क्या मिलेगा, गामा फोटॉन। अब फोटॉन क्या चीज है, फोटॉन एक प्रकार की मान चलो प्रकाश, प्रकाश आप पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटॉन जो होता है इसको आप बोल सकते, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश क्या एक तरंग है, सेम उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्यान देना। तो फोटॉन जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यहां होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जो आपस में टकराते हैं तो अपना अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। तो यहां से हमें फोटॉन मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे मिलती हैं, और तरंगों पर द्रव्यमान नहीं होता है। ध्यान देना, तरंग में द्रव्यमान नहीं होता है। अगर तरंग में द्रव्यमान होता तो प्रकाश आके मेरे सर पे जब टकराता, प्रकाश जब सर पर गिरता, सर हमारा फट जाता। तो इसका मतलब है कि तरंग में द्रव्यमान नहीं होता है। यहां द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर द्रव्यमान था, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं था, द्रव्यमान पहले इस पर द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन पर भी द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन पर, पॉजिट्रॉन पर भी द्रव्यमान होता है। आप लोग जानते हो कि द्रव्यमान कभी घटता नहीं है, द्रव्यमान जुड़ता है। बट यहां देखो द्रव्यमान नष्ट हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, नष्ट हो गया। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज।
सोच सकते हो आप कि द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान नष्ट हो गया। अगर आप देखो ऊर्जा, तो यहां प्रकाश अर्थात जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा। अगर इसकी तुलना में इसकी गतिज ऊर्जा को हम लगभग ना मान के चले, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, लगभग जीरो, इसकी अपेक्षा इसकी लगभग जीरो मान सकते हैं हम। और यहां पर इसकी ऊर्जा जीरो नहीं होगी, ऊर्जा इसकी जीरो नहीं होगी, इसमें ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी, अर्थात इसकी ऊर्जा जीरो नहीं होगी, इसकी ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, ध्यान देना। तो इसकी ऊर्जा जीरो नहीं होगी। तो देख लीजिए आप लोग कि द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न की गई। द्रव्यमान को जब नष्ट किया जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ऊर्जा को नष्ट किया जाता है तो द्रव्यमान उत्पन्न होती है। बट आवेश की तुलना करो, आवेश, यहां पर आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश जोड़े हम, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, प्रोटॉन का आवेश प्लस में, टोटल आवेश कितना है, शून्य। टोटल आवेश कितना है आपका, शून्य। टोटल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। और यहां देखो गामा फोटॉन, गामा फोटॉन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में द्रव्यमान नहीं होता है। तो आपको थोड़ी देर पहले हम इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताए थे कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। अगर उसमें द्रव्यमान नहीं है तो इसमें आवेश भी नहीं होगा, आवेश भी, इसमें भी आवेश नहीं था, जीरो था, इसमें भी आवेश कितना था, जीरो था, और इसमें भी आवेश कितना है, जीरो है, आवेश नहीं होगा। तो कंफर्म हो गया ना कि द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, युग्म उत्पादक, बहुत हाई लेवल की चीज है, बट हम ऐसे आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए बस, ठीक। तो यहां पर क्या होता है कि दो गामा फोटॉन या गामा फोटॉन को हम करते क्या हैं, गामा फोटॉन को हम नाभिक से गुजारते हैं, गामा फोटॉन को हम क्या करते हैं, गामा फोटॉन को हम नाभिक से गुजारते हैं। जब गामा फोटॉन को नाभिक से गुजारते हैं तो यहां से दो, जब गामा फोटॉन को हम नाभिक से गुजारते हैं तो नाभिक से गुजारने के बाद गामा फोटॉन से दो कण निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, दूसरा पॉजिट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। अब अगर तुलना करो तो यहां गामा फोटॉन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसमें द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान जीरो था। द्रव्यमान क्या था आपका, जीरो था, ध्यान देना कि द्रव्यमान क्या था आपका, जीरो था, इसमें द्रव्यमान नहीं था, इसमें द्रव्यमान नहीं था। लेकिन यहां पर अगर द्रव्यमान हम कंसीडर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां द्रव्यमान उत्पन्न हो गया, ध्यान दो, यहां द्रव्यमान नहीं था, यहां द्रव्यमान उत्पन्न हो गया, यहां द्रव्यमान, इसमें अधिक मात्रा में क्या थी, ऊष्मा थी, ऊर्जा थी, इसकी ऊर्जा यहां जीरो नहीं था। लेकिन यहां अगर ऊर्जा हम देखें, इसकी ऊर्जा, तो इसकी ऊर्जा इसके अपेक्षा लगभग क्या होगी, लगभग यहां लिख दे रहे हैं, इसकी ऊर्जा क्या होगी, लगभग क्या होगी आपकी, शून्य होगी, लगभग क्या होगी, शून्य होगी, ध्यान देना, इसकी ऊर्जा लगभग क्या होगी, शून्य होगी, लगभग क्या होगी, इसकी अपेक्षा इसकी ऊर्जा हम शून्य मान सकते हैं। बट आवेश की तुलना करें तो यहां पर द्रव्यमान ही नहीं है, तो आवेश क्या था हमारा, आवेश हमारा शून्य था। आवेश क्या था, जब द्रव्यमान ही नहीं है तो बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन यहां द्रव्यमान हो गया, अगर द्रव्यमान हो गया है भी, द्रव्यमान हो गया है और आवेश की हम तुलना करें तो क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही और पॉजिट्रॉन का आवेश प्लस ही, दोनों मिलकर आवेश कितना है, शून्य, आवेश कितना है, शून्य। तो ध्यान दो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है
पहले हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब आपस में टक्कर हुई तो यहां से हमें गामा फोटॉन मिला। गामा फोटॉन क्या है, एक प्रकार के प्रकाश आप मान सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और तरंगों का द्रव्यमान नहीं होता, इसका द्रव्यमान क्या है, शून्य है। और द्रव्यमान शून्य है लेकिन इसकी जो ऊर्जा होगी शून्य नहीं होगी, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ऊष्मा को हम शून्य नहीं मान सकते। बट आवेश की तुलना करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, पॉजिट्रॉन का आवेश प्लस में, टोटल आवेश कितना था, शून्य था। यहाँ पर जब इसमें द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश कितना, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं, आवेश कितना था, शून्य। यहाँ पर हम देखें द्रव्यमान नहीं था, आवेश कितना था, शून्य। यहाँ पर देखें द्रव्यमान है ही तो आवेश कितना है, शून्य है, आवेश कितना है, शून्य है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आवेश, अर्थात ये नहीं कह सकते कि द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षित है, ठीक। लेकिन इकलौता आवेश ही ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है, ठीक। आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम लोग कल कूलाम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलाम्ब्स लॉ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक। धन्यवाद।